भवानी प्रसाद साहब लिखते हैं, आज के पाठ में मोटिवेशनल पंक्तियां हैं कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। एक स्टेप आगे चल के चल तू, कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, जिस जगह है वहाँ से 1% भी अपने अंदर सुधार करके जो आगे बढ़। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की पुस्तक चल रही है हमारे, कौन सी? आरोह है भाग 1, और आज उसका पाठ देखेंगे 15वां, घर की याद। जो रचना है भवानी प्रसाद मिश्र साहब की, उसको हम देखेंगे। उससे पहले कल वाले पाठ से एक सवाल। जो पाठ के अंदर घरनी शब्द आया है, वे आंखें जो कविता है उसके अंदर घरनी जो शब्द आया है उसका क्या अर्थ होता है? बिल्कुल साधारण अर्थ है। मोस्ट ऑफ लोग है जो इसका जवाब दे देंगे। तो इसका जवाब है जो क्या होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों ने, जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 3600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक कर दें, आप अभी शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ले। हमारे इस चैनल पर आपको ग्रेड 1 और 2 की हिंदी का निःशुल्क रूप से कंप्लीट पाठ्यक्रम है जो करवाया जा रहा है, और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करवाया जा रहा है, पूरी निष्ठा के साथ में। प्रारंभ करते हैं। घर की याद, इसमें हम देखें तो ये पंक्तियां जो मैंने प्रारंभ में बोली तो भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से ली गई है। तो ये पंक्तियां देखकर भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। देखिए, परिचय देखते हैं। भवानी प्रसाद साहब का जन्म 1913 में होता है, टिंगरिया गांव, होशंगाबाद में। आप टिंगरिया मत बोल देना कि टिंगरिया गांव में, ऐसे भी याद रख सकते हो। भवानी जी कहाँ जन्मे? टिंगरिया गांव में, होशंगाबाद, एमपी। रचनाओं की बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, रचना कौन सी? सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। शिलालेख किसके? खुशबू के। अनाम तुम आते हो, इदम न मम। यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल को याद रखना है विशेष तौर से। हालांकि याद तो सारी करनी है, लेकिन जो बार बार पूछ जाती रही है, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, और इदम न मम, इदम न मम। इन रचनाओं को जरूर आपको ध्यान में रखना है। सम्मान की बात करें, साहित्य अकादमी मिला है इनको, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला है, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार, और पद्मश्री से ये अलंकृत। ये तमाम सम्मान से ये नवाजे गए हैं। और निधन हो जाता है साहब 1985 के अंदर। यह थे अपने भवानी दादा भवानी प्रसाद मिश्र साहब। आगे हम इनके विषय में कुछ और चीज़ें हैं जहाँ से सीधा सीधा सवाल कई बार पूछा गया है, वो देखते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। स्वयं भी सहज और उनका लेखन भी सहज रूप से, आमजन को प्रभावित करने वाला, आमजन से सरोकार रखने वाला। कविता और साहित्य के नाम, कविता और साहित्य के साथ साथ में राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की जो एक तरीके से एक्टिव, सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये क्या प्रमुख रूप से शामिल थे, प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। तो कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम करने वाले कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। और ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो अपने मिश्र साहब है किस पर आस्था रखते हैं? गांधीवाद पर आस्था रखने वाले, गांधीवादी विचारधारा के ये रहे हैं साहब। तो ये चीज़ भी आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, बिल्कुल ठीक है। और इस सहजता का संबंध जो है वो गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। तो ये सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है बनाकर कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में जो सहज लय मिलती है, इस सहजता का संबंध किससे है, किससे जुड़ता है? तो गांधी के चरखे की लय से भी है जो जुड़ता है। इस तरीके से सवाल देकर पूछा जा सकता है। इसलिए उन्हें कविता का गांधी है जो भी कहा गया है। और कविता का गांधी क्यों कहा गया ये भी पूछा जा सकता है। गांधी के चरखे की लय से जुड़, मतलब गांधीवादी जो विचारधारा उससे तारतम्यता रखती है इनकी बात।
तो ये सवाल जरूर ध्यान में रखिए। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र साहब को। बिल्कुल तन्मय होकर, एकाग्र होकर जुड़े रहिए, सारी चीज़ें याद हो जाएगी अध्याय के अंदर ही। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की है जो अद्भुत क्षमता है। यानी कि ये पंक्ति बहुत कमाल की है कि ये लिखते तो है गद्यात्मक रूप में भी, लेकिन जो गद्यात्मक रूप में भी इस तरीके से लिखते हैं कि वो भी एक तरीके से उनका जो वाक्य विन्यास इस तरीके से होता है कि वो कविता में बदल जाती है। वो गद्यात्मक चीज़ भी ऐसी लगती है यार कविता हो गई। इसी कारण उनकी किनकी मिश्र साहब की कविता क्या सहज और लोक के अधिक है, जो करीब है, लोगों के बिल्कुल हृदयों के करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं ना, उसे घरेलू बना लेते हैं। घरेलू यानी बिल्कुल आम जन के बिल्कुल हृदय तक पहुंचने वाली बात है जो कर देते हैं, बिल्कुल अपना सा बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती। इस प्रकार से वो अपनी कविता में चित्रण करते हैं चीज़ों का, अपना सा लगता है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर है जो मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है। उनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना हुई है। सहजीवन, पति पत्नी का जो प्रेम है ना, सहजीवन बिल्कुल सामान्य स्तर वाला, उसको उन्होंने उद्घाटित किया है अपनी कविताओं में। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर देखने को मिलता है आपको, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर एक रूप से सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति है जो दी है। तो गांधीवाद पर आस्था वाला सवाल जरूर ध्यान में रखना। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र जरूर ध्यान में, सतपुड़ा के जंगल, ये चीज़ें जो ध्यान में रखना आप। आज की जो कविता है वो है घर की याद। तो पूछ ले घर की याद कविता के रचयिता तो भवानी प्रसाद मिश्र साहब। तो इस तरीके से डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है। तो कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। इस कविता में क्या मिलेगा आपको? देखें, कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को क्या हो जाती है? जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? कवि को जेल में भेज दिया जाता है। जेल प्रवास के दौरान घर से जो दूर जाते हैं उस समय जो पीड़ा होती है उनको जेल में, वो सताती है पीड़ा। और कवि के स्मृति संसार में, कवि की यादों में, मिश्र साहब की यादों में उसके जो परिजन है एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। यानी घर वालों की एक एक याद आती है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार था, उनके साथ ऐसा था। तो उनके साथ जो उस समय प्रेम पूर्वक जो जीवन यापन किया था वो सारी यादें जेल के अंदर उनको एक एक करके याद आती है। और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद क्या कविता की केंद्रीय संवेदना है? किसकी? घर की याद जो कविता है इस कविता के अंदर। आगे बात समझ में? चलिए, घर की याद जो कविता है इसको हम देखते हैं। 8 पंक्तियों को देख लेते हैं, वाचन करता जाता हूँ। और इसमें शब्दार्थ वाली उतनी कोई बात होगी नहीं। आपको सारे जो शब्द है वो आपको यूँ कहें कि रोजाना देखने सुनने वाले मिलेंगे, तो आसान है इसका भावार्थ भी। आपको तो इतने ध्यान में रखना है, कवि कहाँ पर है? कवि कहाँ पर है? जेल में है। और घर से उनका क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया, यूँ समझ लीजिए आप। घर से विस्थापन हो गया है। और जेल के अंदर क्या घर वालों की क्या आ रही है? याद आ रही है। एक एक करके लोग याद आ रहे हैं। और उन्हीं स्मृतियों को, उसी याद को इन्होंने क्या अपने शब्दों का जामा है जो पहनाया है। घर की याद प्रारंभ करते हैं। आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इतनी पंक्तियां और अर्थ देखते हैं, भावार्थ। तो इन पंक्तियों में क्या, जैसे मैंने बता दिया, कवि क्या है? अपने घर से दूर जेल की एक काल कोठरी में बंद है और
सावन का महीना है, खूब बारिश हो रही है, और जिसे देखकर कवि को अपने जो सुखद क्षण अपने परिवार के आत्मीयजन है, जैसे मैंने शुरू में बताया, उनकी याद आ रही। तो कवि क्या कहता है? कवि क्या कहता है कि आज पानी गिर रहा है, आज बरसात हो रही है, और बहुत बरसात हो रही, बहुत तेज है जो पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, रात भर गिरता रहे, रात भर है जो बारिश हो रही है, रात भर से बारिश है जो हो रही है, रात भर गिरता रहा यानी रात भर से बारिश हो रही है, और प्राण मन गिरता रहा। और ऐसे मौसम में मेरे मन व प्राण दोनों ही है जो अपने घर की यादों से क्या गिर गए हैं। प्राण मन गिरता रहा है, तो प्राण मन किससे गिर रहा है? घर की अपने घर की यादों से गिर रहे हैं। प्राण मन गिरता रहा है किससे? अपने मन की, अपने घर की यादों से जो गिर रहा है। इस तरह के सवाल बनेंगे कविताओं में कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, कि आज जो पानी बहुत सारा गिर रहा है जिसका कोई पार ही नहीं है, और मेरी आंखों में क्या घर नज़र में तिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा से तात्पर्य यह है कि घर के जो सारे दृश्य हैं वो मुझे है जो याद आ रहे हैं, परिजन है जो याद आ रहे हैं, घर का जो सारा वातावरण वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है। घर की मुझसे दूर है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो बारिश के इस पानी को देखकर कवि क्या अपने परिजनों को याद करता है, और ये कहता है कि वो घर जो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन घर खुशी का पूर है जो उस घर के अंदर जहाँ सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन आज क्या उसी घर से मैं दूर हूँ। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। जिस घर के अंदर सब लोग खुशी से रहते थे, खुशियों का भंडार था, वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है, और लेकिन आज मैं उनसे हैं जो दूर हूँ, बहुत दूर हूँ उन लोगों से। यानी कि अर्थात हम इसका सीधा सा अर्थ लें यह है कि पहले कवि के घर के अंदर खुशियों का माहौल था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, खुशी से रहते थे, लेकिन कवि को यहाँ कैद हो गई है। कैद होने के कारण कवि इस समय क्या अपने घर से दूर है, और जो घर की सुखद स्मृतियाँ थी, जो यादें थी, वो कवि को क्या कर रही है? बेचैन कर रही है। सीधी सी बात यह है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर घर नज़र में तिर रहा है, भाषा सीधी सरल है बिल्कुल। घर नज़र में तिर रहा है, घर र नज़र में तिर रहा है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूछ ले तो ध्यान में रखना, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। घर नज़र में तिर रहा है, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। अब पानी गिर रहा में यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। आगे देखिए, अगली वाली पंक्तियां देखते हैं। घर के घर में चार भाई, घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें। भावार्थ देखिए साहब, पूरा एक मर्म स्पर्शी रचना है ये, बिल्कुल दर्द भरी। इन कवियों में क्या भाई बहनों का जो आपसे संबंध है उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि घर के घर में चार भाई, क्या कह रहा है कि उसके घर में चार भाई है, और मायके, घर के घर में चार भाई, मायके में बहनें आई। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, और बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कि घर में चार भाई है, बहनें, और सभी भाई बहनों के बीच क्या अथाह प्रेम है। सभी भाई बहनों के बीच में क्या है? अथाह है जो प्रेम है। और बहनें क्या शादीशुदा हैं, बहनें क्या है? शादीशुदा हैं। और आज वो क्या अपने पिता के घर अर्थात मायके में आई है। आज वो अपने पिता के घर यानी बहन आई बाप के घर यानी पिता के घर आई है, अपने मायके में आई है, हाय रे परिताप के घर। यहाँ पर मतलब कवि अंदाज लगा रहे हैं कि बहन मायके में आई है तो इसका ये कारण हो सकता है कि सावन के महीने में क्या रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो वो त्यौहार आया है और वो बहन यहाँ पर आई है। लेकिन हाय रे परिताप का घर, लेकिन दुख की बात तो यह है कि मुझे वहाँ उन्होंने पाया नहीं, तो उनको बड़ा ही कष्ट हुआ होगा, बड़ा ही दुख है जो हुआ होगा।
हाय रे परिताप के घर, यानी एक तरीके से कष्टों का घर। परिताप का घर क्या अर्थ हो जाए? कष्टों का घर है जो बन गया है। जो घर किसी समय खुशियों से भरा रहता था, आज जब वो लौटी है और मुझे वहाँ उन्होंने पाया नहीं है, तो वो घर क्या है? एक तरीके से कष्टों का घर बन गया होगा। परिताप का घर यानी कष्टों का घर, कष्टों का घर। ठीक है बात। चलिए थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं हम। ये कष्टों का घर। घर की घर में सब जुड़े हैं। आगे कवि क्या कहता है कि घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। यहाँ पर कवि कह रहा है कि घर के अंदर इस संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का सब सहारा बने हुए होंगे। ऐसा प्रेम व भाईचारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। घर में क्या चार भाई और चार भाई और चार बहनें हैं। पूछ लिया जाए इनके घर में कितने बहनें और कितने भाई है, तो चार बहनें और चार भाई है। ठीक है, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। सभी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। मेरे चारों भाई जो है भुजाओं के समान एक दूसरे को सहयोग देते हैं। भुजा भाई जो आया यहाँ पर, यानी भुजा भाई यानी मेरे जो चारों भाई है ना, भुजाओं के समान एक दूसरे को क्या देते हैं? सहयोग करने वाले हैं, अत्यंत ही बलिष्ठ है, कर्मशील है। और प्यार बहनें, जबकि भुजा भाई और प्यार बहनें यानी जो बहनें हैं वो प्रेम का प्रतीक है एक तरीके से, यानी वो हम पर अपना अथाह प्रेम स्नेह ममता जो है लुटाती है। तो ये ध्यान में रखना, चार भाई चार बहनें। ठीक है, भुजा भाई से मतलब हो जाएगा आपस में जो एकजुट रहते हैं, कर्मशील रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। और बहनें क्या है? प्यार बहनें, यानी बहनें क्या है? प्रेम का प्रतीक है। ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंसान की जो भुजाएं हैं उसे काम करने में सहयोग करती है ना, उसी प्रकार उनके भाई भी है जो उनके सुख दुख में उनके क्या सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर भुजा भाई में क्या है? भुजा भाई में अनुप्रास अलंकार। और भुजा भाई प्यार बहिने, यहाँ पर क्या उपमा दी गई? भुजा भाई प्यार बहिने, कि जिस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हैं वैसे, और बहने के यहाँ पर प्यार बहने प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं साहब। तो ये था अपना दूसरा। आगे वाली 8 पंक्तियां। आगे देखते हैं, आगे की जो पंक्तियां हैं 8। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। इन पंक्तियों में अब कवि को, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, कवि को एक एक करके परिजन है जो याद आते जा रहे हैं और उनके विषय में वो कल्पना करके कहता जा रहा है, सोचता जा रहा है। इन पंक्तियों में कवि अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहता है क्या? और माँ बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ क्या है? अनपढ़ है। दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, और माँ की जिसकी स्नेह धारा माँ का यहाँ तक भी पसारा, उसने लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यहाँ पर कवि क्या कहता है? माँ मेरी पढ़ी लिखी हुई नहीं है और मेरे जेल में होने की वजह से इस वक्त वो बहुत दुखी होगी। दुख में वह गढ़ी मेरी, बहुत दुखी होगी। फिर भी कवि को अपनी माँ की ममता है जो याद आने लगती है। क्या याद आने लगती है? वो कहते हैं, यानी कवि कहते हैं कि अगर मैं अपनी माँ की गोद में सिर भी रख लूँ तो भी मेरी सारी परेशानियाँ स्वतः क्या समाप्त हो जाती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, कि मैं अपनी माँ की गोद में सर रख लूँ ना तो मेरे सारे दुख जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं स्वतः ही। और माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। और आगे कवि कहता है कि मेरी सारी परेशानियाँ जो स्वतः दूर हो जाती है ना, और मेरी माँ की जो स्नेह रूपी जो धारा है, स्नेह की जो धारा है, अर्थात माँ की जो ममता है, प्रेम है, मुझे इस जेल में काल कोठरी में भी महसूस हो रही है। यहाँ तक भी पसारा यानी उसका जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो मुझे यहाँ तक भी उसका यहाँ तक भी फैली हुई है, यहाँ तक भी मुझे जो महसूस हो रही है। जेल की काल कोठरी में भी मुझे महसूस हो रही है क्या? माँ की स्नेह धारा, माँ का प्रेम, माँ की ममता।
उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए उन्होंने मुझे कोई पत्र है जो नहीं भेजा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। उसे लिखना आता तो उसका पत्र आ जाता, लेकिन उसे लिखना ही नहीं आता तो उसका पत्र मेरे पास कैसे आता। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि जो कि उसका पत्र आता, जो कि उसका पत्र आता, उसका यहाँ पर किसके लिए है? माँ का, माँ के लिए, कि वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उसका पत्र है जो नहीं आ सकता, या जो पढ़ी लिखी नहीं है उसे लिखना नहीं आता है उसको लिखना नहीं आता इसलिए उन्होंने मुझे कोई पत्र है जो नहीं भेजा है। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कवि की माँ ने कवि को पत्र क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता। केवल यही ध्यान में रखना, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता इसलिए कवि की माँ ने कवि को पत्र है जो नहीं भेजा है। स्नेह धारा में स्नेह रूपी धारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। मैंने अलंकार आपको करवा दिया, स्नेह धारा। इस स्नेह धारा दे दिया, अलंकार पूछ लिया आपको तो करना पड़ेगा भाई साहब। तो इसी बिल्कुल साधारण और अच्छे से चीज़ें हैं जो याद हो जाएगी, और जो जो जैसे जैसे सवाल बनते चले जाते हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। आँखें, कान, खोपड़ी सब कुछ खुला रखना है साहब, कहीं से भी कुछ भी चीज़ें हैं जो पूछ ली जा सकती है। पिताजी जिनको बूढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रजता। देखिए साहब, अब आगे वाली इन पंक्तियों में क्या कवि अपने पिता की जो शारीरिक विशेषताएं हैं, जो शारीरिक जो क्षमताएं, उनकी बात करते हुए, उनको याद करते हुए क्या कहता है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि पिता की वैसे तो उम्र हो गई है हालांकि, लेकिन उनके ऊपर क्या बुढ़ापे का असर है जो नहीं दिखाई देता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा का अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं कि पिताजी भले ही उनकी उम्र हो गई पिताजी, लेकिन उन पर कोई बुढ़ापे का कोई असर है जो नहीं दिखाई देता है। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, जो अभी भी दौड़ जाए, यानी कि वो एक नौजवान की तरह, एक युवा की तरह जो दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं, बिल्कुल जो अभी भी खिलखिलाए बिल्कुल हंस सकते हैं, बिल्कुल मस्ती से। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता और काम में झंझा लरजता। क्योंकि मौत से भी भय नहीं लगता है, मौत के आगे न हिचके, मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता है, और उनके सामने शेर भी आ जाए ना तो उसके सामने वो बिना डरे खड़े हैं जो रह सकते हैं एक तरीके से, उसके सामने बिचक यानी भाग नहीं जाएंगे, यानी वो बहुत क्या है, निर्भीक व साहसी व्यक्ति है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, यहाँ पर किन के लिए आई है पंक्तियाँ? तो पिताजी के लिए आई है। यहाँ से ऐसे सवाल बन सकता है, ठीक है, यानी कि वो साहस से निर्भीक है। और आगे हम देखें तो बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, और उनकी जो वाणी में है ना, बादलों की सी गर्जना है। बोल में बादल गरजता, वाणी में किस प्रकार की गर्जना है भाई साहब? एक तरीके से बादलों की सी गर्जना है, और वो इस उम्र में भी इतनी तेजी से काम करते, काम में झंझा, काम में इतनी तेजी है, उनकी इतनी फुर्ती है कि आंधी तूफान भी उनको देख कर क्या शर्मा जाए। काम में झंझा लरजता, झंझा यानी आंधी तूफान भी क्या, लरजता यानी शर्माना, लरजता यानी क्या हो जाएगा आपके, शर्मा जाना, ठीक है, कि उनके सामने जो आंधी तूफान है ना वो भी लर्जा जाए, शर्मा जाए, यानी वो बहुत ही फुर्तीले हैं, तेज हैं, यूं कह सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ही एक्टिव है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर एक तरीके से थोड़ा वीरस का सा प्रयोग हुआ है। बादल गरजता कौन सा अलंकार है, और झंझा लरजता कौन सा अलंकार है? झंझा लरजता, बादल गरजता मैं बता दूं उपमा अलंकार है, ठीक है। आगे की पंक्तियां देखते हैं साहब। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है।
देखिए साहब, इन पंक्तियों में आगे और पिता की जो दिनचर्या है ना अपने पिताजी की, उस दिनचर्या के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं क्या, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला 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 लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, कि आज भी वो गीता का उन्होंने पाठ किया होगा और 260 दंड जो किए होंगे, दंड लगाए होंगे, जेल में बैठे बैठे घर के एक एक लोग को याद करते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो स्मृतियों में आ रहे कि आज भी उन्होंने हमेशा की तरह गीता का पाठ किया होगा और दंड कितने लगाएंगे, 260। तो पूछ लिया जाए पिताजी की उनके कितने दंड लगाते हैं, 260 लगाते हैं। और खूब मुकदर को पकड़ खूब हिला हिला कर क्या व्यायाम किया होगा। जो शारीरिक घर पे व्यायाम करने वाले होते हैं ना, पहले एक लकड़ी का सा होता है घोटे का तरीके से, उसको हिला हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, यानी कि अंत में मूठ यानी हाथों को मिलाकर एक जगह रखकर वो क्या एक्सरसाइज किए होंगे, उनको व्यायाम किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, और उन सबको जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो सारे मुकदर वगैरह दंड वगैरह निकाल उनको रख कर जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। और जब ये सब चीज़ों को रख कर नीचे जब आए होंगे, घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आए होंगे ये व्यायाम वगैरह करके, और घर में अपने लाडले पुत्र को यानी कि मिश्र साहब अपने बारे में कह रहे कि मुझे उन्होंने नहीं देखा होगा। जबकि नीचे आए होंगे, जब वो जैसे नीचे आते हैं ऊपर से और नैन जल से छाए, उनके नैनों से अश्रुधारा एक तरीके से बहने लग गई होगी। क्यों? क्योंकि जब जैसे नीचे आए होंगे और मुझे देखा नहीं होगा कि उसको तो ले गए हैं जेल में पकड़कर, तो अपने घर में लाडले पुत्र को न पाकर दुख से उनकी आंखों से क्या आंसू भरे जो आए होंगे। यानी कि तो कवि क्या यहाँ पर ये दृश्य जो देखता है कि सोचता है कि वो नीचे आए होंगे और उनके मुझे न देखा होगा सभी भाइयों के साथ में सब नीचे, तो उनको आंसू छलछला आए होंगे, अश्रुधारा बहने लगी होगी उनकी, और हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। और अभी भी है जो वो वापस देखता, अभी भी की बारिश है जो बहुत हो रही है, और इस बरसते हुए मौसम में बारिश में है जो देख कर जब मुझे घर की याद आ रही है। साहब ये बातें चल रही है। आगे की पंक्तियां देखिए, चार भाई चार बहिने भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बूढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। देखिए आगे कवि क्या कहता है, अपने पिता की और बात करते आगे कविता कहता है कि घर के अंदर जो चार बहनें चार भाई है जो अभी भी घर पर होंगे, और शायद इस वक्त वो या तो खेल रहे होंगे या फिर यूं ही खड़े होंगे, या तो वो खेल रहे होंगे, उनके बारे में सोचता कि जो चार भाई बहनें हैं वो खेल रहे होंगे या फिर खड़े होंगे, और पिताजी जिनको बिल्कुल भी बुढ़ापा नहीं, बिल्कुल भी स्वस्थ है, यूँ कहिए आप, बुढ़ापे का उन पर कोई भी असर नहीं है, एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब बुढ़ापे कि उनके दिमाग में न तो ख्याल आया, न वो बुढ़ापे से लगते बिल्कुल फिट एंड फाइन है, मगर रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। मगर जब अपने खेलते हुए भाई बहनों को देखा होगा या खड़े हुए भाई बहनों को पर उनकी नज़र गई होगी ना उन पिताजी की, तो अपने पांचवे बेटे यानी कवि को उनके बीच न पाकर क्या दुखी हुए होंगे, उनका नाम लेकर रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कि उन भाई बहनों के बीच में जब पांचवें बेटे को, यानी जो कवि स्वयं कह रहा है अपने लिए कि मुझे नहीं पाया होगा उन बीच में, तो दुखी होकर क्या रो पड़े होंगे वो मेरा नाम ले लेकर। ये कल्पनाएं कवि है जो जेल के अंदर कर रहा है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है पांचवें का नाम लेकर, तो पांचवा बेटा कौन है यहाँ पर? कवि स्वयं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया अपना पंक्तियां। आगे देखिए, आगे की पंक्तियों की हम बात करें। ये कारावास है, यहाँ पर कुछ सोच रहा कर रहा है जो भी है बाकी के लोग। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या देखिए साहब, कि पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि क्या अपने
माता पिता का जो क्या पांचवा पुत्र है, क्या पांचवा मैं हूं अभागा, पांचवा पुत्र है। तो वैसे तो मेरे पिताजी सभी बेटों को प्रेम करते थे, लेकिन अन्य बेटों की तुलना में क्या मुझे है जो श्रेष्ठ जो मानते थे। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। यानी कि यूं तो सभी बेटों से प्रेम करते थे, लेकिन मुझे क्या अन्य बेटों की ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वो मुझे अधिक प्रेम करते। अर्थात यूं कह सकते हैं कि अपने चारों बेटों को सोने के समान मानते थे। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे, चारों बेटों को सोने के समान मानते थे, लेकिन जो मुझे क्या सुहागा यानी सबसे बेहतरीन है जो कहते थे, सबसे बेहतरीन है जो मुझे कहते थे। आज उनके जो स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। लेकिन कवि क्या कहता है कि मैं उनसे दूर इस जेल में कैद हूं, इसलिए आज उनके जो पिताजी के जो स्वर्ण बेटे हैं ना, बाकी के जो अन्य चार बेटे हैं, बेटे भी क्या अच्छे नहीं लग रहे होंगे उनको, क्योंकि उनका जो सबसे प्यारा बेटा था यानी कि कवि, यानी कि मैं खुद आज उनकी आंखों के सामने है जो नहीं हूँ, यानी कि बंधा बैठा हूँ अभागा। तो कवि यहाँ पर अपने आप को क्या बता रहा है, भाग्यहीन बता रहे हैं, बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि यहाँ पर क्या बता रहा है, अपने आप को भाग्यहीन बता रहा है, क्योंकि वो जेल में है, जिस कारण अपने माता पिता को क्या पहुँचा रहा है, कष्ट पहुँचा रहा है एक तरीके, क्योंकि मैं हूँ उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, और मैं उनको क्या पहुँचा रहा हूँ, कष्ट पहुँचा रहा हूँ एक तरीके से। स्वर्ण बेटे यहाँ पर आया है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। स्वर्ण बेटे यहाँ पर चारों बेटों के लिए आया, केवल चारों बेटों के लिए स्वर्ण बेटे। और स्वर्ण बेटे में कौन सा अलंकार आप बताना कमेंट करके। सोने पे सुहागा, इस लोकोक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु को बहुत अच्छा होना। सोने पे सुहागा बहुत अच्छा होना, उसका इसका लोकोक्ति प्रयोग हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए, ये पिताजी की बात हो गई, अब माताजी की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कभी आगे बढ़ता है कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। माताजी क्या कहती है इन पंक्तियों में, कवि वर्णन करता है, सोचता है अपनी माँ को सोचते हुए कि कवि कहते हैं कि माँ ने अपने दुख को छिपाकर, माँ को भी कष्ट होता है कि बेटा है जो जेल में, तो कवि यहाँ पर ऐसी कल्पना कर रहा है, ऐसा कह रहा है, ऐसा सोच रहा है वहाँ पर जेल के अंदर कि माँ ने अपने दुख को छिपाकर माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, अपने दुख को छिपाकर पिताजी को समझाते हुए कह रही होगी कि क्यों दुखी हो रही हो, कि क्यों दुखी हो रहे हो आप, आंखों में किस लिए पानी ला रहे हो, आंखों में किस लिए आंसू बहा रहे हो आप, क्यों इतने दुखी हो रहे हो। हमारा बेटा जो भवानी है ना वहाँ अच्छे से होगा, यानी बिल्कुल सकुशल होगा। आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है वह भवानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो भवानी प्रसाद मिश्र कवि के लिए आई है, और वहाँ अच्छा है भवानी कौन कह रहा है, माँ कह रही है। किसको कह रही है, भवानी जी के पिता को, यानी अपने पति को है जो कहाँ पर कि आप चिंता मत करो, वो वहाँ पर सकुशल होगा, आप इन दुखी मत हो, आंखों में आंसू मत लाओ। आगे पिताजी को समझा कर, माँ जो पिताजी को समझाते क्या कहती है, मन वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। पिताजी को समझाते हुए माताजी कह रही है कि वह आपके मन की बात को समझकर और आपके बताए मार्ग के ऊपर रास्ते पर ही तो चल रहा है। वह तुम्हारा मन समझकर, तुम्हारा यानी पिताजी के लिए आया, तुम्हारा मन को समझकर, तुम्हारे अपनेपन को समझकर, तुम्हारा जो मार्ग बताया गया उस पर ही तो चल रहा है, ये तुम्हारी लीक ही है। यानी कि वह देश सेवा करते हुए तो जेल गया है ना, और ये तो तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी तो लीक है जिसका वो पालन कर रहा है, इसलिए उसने जो किया ना वो ठीक ही किया है, गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। यानी ये तो आपकी परंपरा ही है देश सेवा वाली, तो ये वो जो अपना पुत्र है भवानी उसी पर चल रहा है, तो क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। यानी कि देशभक्ति का रास्ता पिता ने अपने पुत्र को दिखाया। तो ये इस तरीके से भावार्थ इस प्रकार से निकल, तो पूछ लिया जाए कवि को देशभक्ति का रास्ता किसने दिखाया, तो पिता ने दिखाया, और बेटा जो क्या उनकी राह पर जो चल रहा, देश हित के लिए जो काम कर रहा, देश हित को सर्वोपरि है जो मान रहा है। आगे देखिए, शैली की बात करें तो इन पंक्तियों में संवाद हो रहा है, उनके संवाद शैली पर, लीक पर चलना
इसमें यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग भी हुआ है। यहाँ पर आगे देखिए, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर में खोता कहाँ हूँ। आगे देखिए कि पाँव जो पीछे हटाता कोख मेरी लजाता, वो और संवाद कहती हुई माँ अपने पिताजी को समझाते और कहती होगी, अगर अगर वो पीछे पाँव हटाता ना, छिपकर बचने की बात करता, देश हित के लिए आगे नहीं आता, तो यूँ समझ लीजिए कि वो मेरी कोख को ही ले जाता, मैंने उसको जना वो मतलब अपने कर्तव्य पालन से जो विमुख होता, अगर वो ऐसा करता, देश सेवा से पीछे हट जाता, तो मेरी कोख को क्या करता, लज्जित करता, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती उसके सामने। लेकिन इस तरह हो न रो पड़ेंगे और बच्चे, लेकिन उसने अपने देश की खातर, आज़ादी की खातर जेल में गया, मुझे उस पर प्राउड है, गर्व है। तो माँ पिताजी को समझाते कि इस तरह से आप इतने मन को कच्चा मत करो, अगर आप ही मन को कच्चा करोगे तो बाकी के जो बेटे हैं ना, वो भी आपको देखेंगे तो वो भी रो पड़ेंगे। तो आप तो घर के बड़े हो, अपने आप को क्या मजबूत करो, नहीं तो घर के जो अन्य बच्चे वो भी रो पड़ेंगे आपको रोता हुआ देख कर। फिर क्या पिताजी ने कहा होगा, पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए कहा होगा हाय कितना सा होगा, और अंदर कितना दुख उन्होंने रोका होगा, और कहते होंगे मैं कहाँ रोता हूँ, कहाँ मैं रोता हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीरे में खोता कहाँ, कि मैं कहाँ रो रहा हूँ और मैं अपने धीरे धीरे को कहाँ खो रहा हूँ। यानी ना तो मैं रो रहा हूँ और ना ही मैं क्या परेशान हूँ, ना तो मैं रो रहा हूँ ना ही मैं क्या परेशान हूँ। तो इन 8 पंक्तियों में पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना, कच्चा होना, इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कमेंट करके बताना इनको कोई वाक्य में प्रयोग करके। आप इतना कठिन है नहीं, साधारण है, बस समझने का प्रयास करना है आपको। आगे की पंक्तियां देखिए आप, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। इन पंक्तियों में कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे सजीले हरे सावन। यहाँ पर कवि किसको संबोधित करते हुए कह रहा है, तो सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है। तो पंक्तियां देखकर पूछ ले, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तो यह कहा किसको संबोधित करते हुए, सावन को संबोधित करते हुए कह रहा क्या कि हे सुंदर आकर्षक और सबको खुशियां देने वाले सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कि तुम सबको खुशियां देने वाले हो, तुम्हें जितना बरसना है ना तुम आज बरस लो, लेकिन मेरी पिताजी की आंखों को मत बरसने देना। तुम बरस लो वे न बरसे, कि तुम्हें जितना बरसना वे तुम बरस लो आज, वे न बरसे यानी पिताजी की आंखों से जो आंसू नहीं आने चाहिए, वे न बरसे यानी पिताजी की आंखों से। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम्हें जितना बरसना उतना बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों में जो आंसू मत आने देना, उनको बरसने मत देना। और पांचवे को वे न तरसे, और ये ध्यान रखना कि अपने पांचवें पुत्र की याद है जो उन्हें दुखी नहीं करे, वो पांचवें पुत्र को याद करके जो दुखी नहीं हो, ये सावन को संबोधित करते कहते हैं। और मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। और कवि यहाँ पर सावन से फिर कहता है कि तुम जाकर मेरा यह संदेश दे देना उनको, मेरे पिता को कह देना कि मैं यहाँ पर बहुत मज़े में हूँ और बहुत खुश हूँ, इतना ही है कि बस मैं घर पर नहीं हूँ, बात इतनी सी कि मैं घर पर नहीं हूँ, या और यानी कि मुझे यहाँ पर कोई प्रकार का कोई है जो कष्ट है जो नहीं है। लेकिन इसके बाद कवि स्वयं से कहते हैं, खुद से कहते हैं क्या, कि मैंने उन्हें ये कह तो दिया है कि बस मैं घर पर नहीं हूँ, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। और बस यही एक दुख है कि घर पर नहीं और अपने माता पिता से दूर होकर जीना कितना कठिन होता है, बहुत बड़ा बस है ये केवल मैं ही जानता हूँ मुझे कैसा फील हो रहा है। और अपनों से दूर होने के दुख ने मेरे जीवन के सारे दुखों, सारे सुखों को क्या है, छीन कर मेरे जीवन को क्या बना दिया है, नीरस बना दिया है, उनमें कोई रस है जो नहीं बचा है। पुण्य पावन जो आया है यहाँ पर, कौन सा अलंकार हो जाएगा पुण्य पावन में, अनुप्रास है जो अलंकार हो जाएगा।
और यहाँ पर हम देखें तो विवशता क्या है यहाँ पर कि विवश है वो कि उनसे दूर है, उनके पास में नहीं है। और उसके जीवन को जो दूर है ये विवशता है कि सारी खुशियाँ छीन ली है इस बस शब्द ने। तो इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर क्या जो बस शब्द का अर्थ है ना कि घर से दूर रहने की व्यवस्था ने क्या मेरे जीवन की सारी खुशियाँ छीन ली है, यानी कि रसहीन बना दिया है एक तरीके से जीवन को, कोई सार नहीं बचा है। आगे की पंक्तियां देखिए, किंतु उनसे यह न कहना, आगे कह रहा है अपनी भावनाओं को, सावन को संबोधित करते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखते हुए कह रहा है, किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि अपनी भावनाओं को, अपने जो फीलिंग्स है उन पर कंट्रोल करते हुए सावन को कहता है कि सावन तुम उनसे जाकर ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, किंतु उनसे न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उन्हें ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ। तुम तो उनको क्या धीरज बंधाते रहना, धैर्य देते रहना और कहना मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, खूब काम करता हूँ और खूब देश सेवा करके अपने नाम है जो रोशन कर रहा हूँ। ये काम यहाँ पर चल रहा है। और नाम करता हूँ कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और आगे कवि कहता है कि मेरे माता पिता से कहना कि जेल के सभी लोग मुझे चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और मुझे यहाँ कोई भी कष्ट नहीं, इसलिए वो दुखी ना हो। चाहते हैं लोग कहना, और पिताजी को क्या जाकर कहना, सावन से कह रहा है क्या, उनको कहना यहाँ पर लोग बहुत चाहते हैं मुझे और ये बोलना कोई कष्ट नहीं यहाँ पर। मत करो कुछ शोक कहना, उनको क्या जाकर कहना कि आप कुछ भी शोक मत करो, कुछ भी दुख मत मनाओ, कुछ भी कष्ट मत झेलो, मस्त रहो आप, तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहाँ पर काम करता की कहना, काम करता की कहना कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखें तो आगे की पंक्तियां देखिए, अंतिम पड़ाव पर है पाठ के हम। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, पहली बार देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, और मुझे पता है बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ मैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहता है कि सावन को संबोधित करते हैं, सावन से संदेशा भिजवा रहे हैं, सावन की तू मेरे माता पिता से जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ बिल्कुल, और सूत कातने में व्यस्त हूँ। यहाँ पर क्या, सूत कातने में व्यस्त हूँ, मैं बिल्कुल बिजी हूँ, और मैं यहाँ पर खूब खाता पीता हूँ, ढेर सारा भोजन करता हूँ, और मेरा वजन कितना हो गया, 70 शेर मेरा वजन, यानी कि वजन हो गया 70 शेर। तो वजन पूछ ले कवि का वजन कितना हो गया, कवि इस पाठ के अनुसार, घर की याद के अनुसार 70 शेर बताया गया, ठीक है। और कि खूब खेलता कूदता हूँ, यही उनको कहना, और दुख डटकर ठेलता हूँ, यानी कि मैं जो विपरीत परिस्थितियाँ उनका आराम से डटकर सामना कर रहा हूँ और मस्त रहता हूँ, यानी कि मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल मस्त हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ एक तरीके से। और कवि सावन से आगे ये भी कहता है कि उन्हें जाकर ये बिल्कुल मत बताना कि यहाँ दुखी हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ, नहीं तो वो और दुखी हो जाएंगे। ये सब बातें हैं जो उनको मत बताना। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, दुख न समझू कौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। आगे क्या कह रहे हैं कि तू सावन कहीं फ्लो के अंदर ज़्यादा मत बोल जाना, तो वहाँ ज्ञान पेलने लग जाए, फ्लो में सारा कुछ बातें यहाँ का सारा कुछ बोलने लग जाए। क्या कि मेरे मन की जो स्थिति है, मेरे दुखों के बारे में तुम मेरे पिताजी को गलती से भी मत बता देना, तो बस यही कहना सब कुछ मामला ठीक चल रहा है, तुम उनको ये मत बताना कि मैं रात भर जागता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कि उनको जाकर ये मत कहना रात भर जागता हूँ मैं, यानी रात को मैं सो नहीं पाता हूँ, घर वालों की दूर रहने की वजह विवश हूँ मैं, आदमी को देख कर भी मैं भाग जाता हूँ, उनसे डरता हूँ, घबराता हूँ, और मैं कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, कि तुम बक मत देना उन्हें कि मैं मौन रहने लगा हूँ, चुपचाप रहने लगा हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, और मुझे खुद को भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। ये सब बातें हैं जो जाकर उन्हें बक मत देना तुम, नहीं तो उन्हें और ज़्यादा दुख होगा, और ज़्यादा कष्ट होगा।
आखिरी पंक्तियां देखिए साहब, यानी कि सीधी सी बात यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि हे सजिले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पिताजी को कुछ भी उल्टा पुल्टा जाकर मत बोल देना, तुम सीधा जाकर मत बोल देना, जिससे उनको शक हो जाए, कि उनको कुछ शक हो जाए कि नहीं यार ये तो झूठ बोल रहा है बेटा, तो वहाँ पर तकलीफ है। तो इस तरह की कोई बात नहीं करनी तुम्हें। और अंत में कहता है कि हे सजिले सावन, सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है क्योंकि हे सजिले सावन, हे सुंदर आकर्षक, हमेशा सबको खुश रखने वाले, खुशियाँ प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है ना तुम बरसो, तुम बरस लो वे न बरसे, कि तुम्हें जितना बरसना है ना वे तुम बरस लो, लेकिन उनकी आंखों से जो पानी बरसने मत देना। अपने पांचवें पुत्र को याद करके पिता की आंखों को है जो बिल्कुल मत बरसने देना, वो कि इस तरीके से तुम बरस लो कितना, उनकी आंखों से बरसने देना, उनको ये एहसास बिल्कुल मत देना होने देना कि वो पांचवें पुत्र को तरसे भी बिल्कुल भी कुछ भी ख्याल अपने दिमाग में लाए। तो ये था साथियों ये अध्याय। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होगी एक एक चीज़, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अच्छा लगा है तो फिर नज़र में तिर रहा है यानी आंखों में तेर रहा है, पूर है जो घर में परिपूर्ण यानी खुशियों से भरा पूरा, परिताप अत्य दिख दुख नवनीत मक्खन, हटे यानी गुणहीन, लीक यानी परंपरा। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एक एक चीज़ समझा दी है। अब आपकी बारी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करोगे जिस पर 3600 से ज़्यादा लोग जुड़े, उसको ज्वाइन करना है आपको। हो सकता है 3700 भी हो गए हों। एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप डिमोटिव रहते हो, पढ़ाई से संबंधित आपको कुछ ना कुछ वीडियो चाहिए, पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशन चाहिए, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। उस पर बहुत सारी वीडियो डाले हुए हैं कि किस प्रकार क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार क्या आगे बढ़ना चाहिए। आदि की आवाज़ नाम से यूट्यूब चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।